साथियों, हमने पिछले वीडियो में प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। प्लास्टिक को हमने बहुत विस्तृत ढंग से देखा था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दहन और ज्वाला के बारे में समझेंगे। दहन क्या है, दहन के लिए एक आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो अभी हम सबसे पहले दहन की परिभाषा जानते हैं। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, जिसे दहन कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, उसे दहन कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन वह ईंधन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह ईंधन कहलाता है। ईंधन ठोस, द्रव एवं गैस हो सकता है। ईंधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि ठोस ईंधन हो सकता है, द्रव रूप में ईंधन हो सकता है, या फिर गैस रूप में ईंधन हो सकता है। ठोस रूप में ईंधन गोबर के उपले, कोयला, ये सभी क्या हैं, ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार द्रव ईंधन के रूप में केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी क्या हैं, द्रव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। और गैसीय ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी, ये क्या है, गैसीय ईंधन है। दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। जब दहन होता है तो ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उससे जो राख बनती है वो राख श्वेत कलर की होती है, श्वेत रंग की होती है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कास्ट कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक के सभी बिंदुओं को हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पदार्थ जलता है तो यही प्रक्रिया दहन कहलाती है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह ईंधन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है या फिर ये जो पदार्थ जलता है वह ईंधन कहलाता है। ईंधन 3 रूप में मिलता है। पहला है ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन गोबर के उपले, कोयला, लकड़ी इत्यादि। द्रव ईंधन में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब क्या हैं, द्रव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। तथा गैसीय ईंधन के रूप में एलपीजी है, सीएनजी है, ये सभी क्या हैं, गैसीय ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। जब दहन होता है तो ज्वाला के रूप में या फिर एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है।
मैग्नीशियम के फीते को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अर्थात जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उससे जो राख उत्पन्न होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। कास्ट कोयला वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कास्ट कोयला वायु की उपस्थिति में जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। आइए अब हम दहन से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला है, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है या फिर जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो हमें आग बुझाने के लिए क्या करना है, व्यक्ति को कंबल से ढक देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रह पाएगी, अर्थात आग जलाने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। जैसे ही कंबल को ढक दिया जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगी और आग बुझ जाएगी। अगला है ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। अर्थात वह कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ अगर जलने लग जाए, अगर पदार्थ जलने लग जाता है तो वही ताप ज्वलन ताप कहलाता है। अगला पॉइंट है, आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। जो माचिस की तीलियाँ आती हैं ना, तो माचिस की तीलियों पर क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन लगे रहते हैं। इन माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का उपयोग भी होता है। तो कुछ लाल फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल का उपयोग करना चाहिए। कंबल ढक दो उसमें। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है, आजकल जो माचिस की तीलियाँ आ रही हैं तो उन पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और लाल फास्फोरस का भी उपयोग होता है। जो लाल फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। अभी हम जो दहन और ज्वाला से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अभी हम जानेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, जो पदार्थ ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जब कोई पदार्थ ज्वाला के साथ जब आग लगती है या फिर ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल बहुत तीव्रता से आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। एल्कोहल है और द्रवित पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जो शराब होती है तो शराब की बोतलों में बहुत तेज़ी से आग लग जाती है क्योंकि उसमें क्या है, एल्कोहल होता है। ऐसे कई बार गैस सिलेंडर के फटने की घटनाएं कई बार सुनाई देती है हमको कि कई जगह गैस सिलेंडर फट जाता है। गैस सिलेंडर फटने का अर्थ है कि उसमें जो एलपीजी भरी रहती है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है और ये एलपीजी क्या है, भारी रहती है। आग पर नियंत्रण के कुछ उपाय हम यहाँ पर जानते हैं। पहला है जलवाष्प, अर्थात पानी का उपयोग भी हम क्या करते हैं, आग बुझाने में करते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ को पानी क्या करता है, घेर लेता है। अर्थात जलवाष्प होती है वो पानी ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग क्या है, बुझ जाती है। दोबारा से बता देते हैं। पहला उपाय है जलवाष्प, ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। अगर विद्युत से संबंधित जो आग है या फिर पेट्रोल से संबंधित आग है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में अगर आग लग जाती है
तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसा सबसे अच्छा अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। अगर विद्युत उपकरण में या फिर पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका उपयोग करना चाहिए। तो वो सबसे अच्छा अग्निशामक है। एक बार दोबारा से हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, जो पदार्थ ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल और द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगर हमें आग पर नियंत्रण पाना है तो उसके कुछ उपाय हैं। पहला है जलवाष्प, ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती। क्या वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। विद्युत उपकरण और पेट्रोल से संबंधित जो आग है उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। आगे हम इन सभी पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि आग पर नियंत्रण के जो उपाय हैं उनको हम विस्तृत तरीके से समझें। पहला है, सबसे पहले हम जानते हैं आग पर नियंत्रण। आग हमारे लिए क्या बहुत उपयोगी है, लेकिन आग यदि बेकाबू हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आग बड़े स्तर पर फैल जाती है तो क्या है, बहुत खतरनाक हो सकती है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए दहन के किसी एक या सभी कारकों, ईंधन, ऑक्सीजन या ज्वलन ताप को हटाना होता है। अर्थात जो दहन के लिए आवश्यक कारक हैं उनमें से किसी एक को हटाना पड़ता है। अगर हमें आग पर नियंत्रण पाना है तो या तो ईंधन को हटा दीजिए या फिर ऑक्सीजन को कम कर, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या फिर ज्वलन ताप को बिल्कुल कम कर दिया जाए। आग लगने के अधिकतर मामलों में ईंधन को नहीं हटा सकते कि अधिकतर जितने भी मामले हैं उनमें क्या ईंधन को हटाना असंभव है कि अचानक से आग लग गई, बड़े स्तर पर फैल गई, तो उस स्थिति में हम ईंधन को बिल्कुल नहीं हटा सकते। क्योंकि अगर ईंधन को हटाना चाहेंगे तो आग हमें अपने चपेट में ले सकती है। तो ईंधन को तो हम नहीं हटा सकते। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगी हो तो पूरे भवन को तो नहीं हटा सकते। अगर किसी भवन में अगर आग लग गई तो पूरे भवन को तो हटा नहीं सकते। तो हवा की सप्लाई को काटने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। अग्निशामक, तो हमें आग पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से अग्निशामकों का प्रयोग करना चाहिए। पहला है पानी। पानी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अग्निशामक है पानी। इससे तापमान को कम करने में मदद मिलती है। जब किसी जलती हुई चीज़ पर पानी डाल दिया जाए तो ऊष्मा के कारण भाप बनती है। ऊष्मा के कारण क्या होता है, भाप बनती है, और भाप की परत के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इस तरह पानी से आग पर काबू किया जा सकता है। तो एक बार दोबारा से जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आग पर नियंत्रण, क्या आग पर नियंत्रण हम किस प्रकार पा सकते हैं। आग हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन आग यदि बेकाबू हो जाती है तो बहुत खतरनाक होती है, बड़े स्तर पर फैल जाती है, तो हम आग को नहीं बुझा पाते। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए एक उपाय बताया गया है कि दहन के किसी एक या सभी कारकों को हटा दिया जाए। किसी एक कारक को हटा देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। या तो ईंधन को हटाओ, लेकिन ईंधन को हटाना बहुत मुश्किल है, तो ईंधन को नहीं हटा सकते। तो ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ज्वलन ताप कम कर दिया जाए, तो इन सभी में से किसी एक को हटाना होता है। आग लगने के अधिकतर मामलों में ईंधन को नहीं हटा सकते। तो अभी हमने भवन के बारे में बताया कि भवन में अगर आग लग जाती है तो भवन को नहीं हटा सकते। तो हवा की सप्लाई को काटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। अग्निशामक जो हम उपयोग में लेते हैं आग नियंत्रण के लिए, तो पहला है पानी। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अग्निशामक है पानी। इससे तापमान को कम करने में मदद मिलती है। इससे क्या, तापमान कम हो जाता है। जब किसी जलती हुई चीज़ पर पानी डाला जाता है तो ऊष्मा के कारण भाप बनती है। अगर जलती हुई चीज़ पर अगर पानी डालेंगे तो क्या होगी, भाप बन जाएगी, और भाप की परत के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इस तरह पानी से आग पर काबू किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि जो पानी है उसकी क्या क्या कमियां हैं।
पानी की कमियाँ, कि पानी से हम किस किस तरह की आग को नहीं बुझा सकते और किस किस तरह की आग को हम बुझा सकते हैं। तो पानी की कमी ये है कि तेल से लगी आग पर पानी से काबू नहीं किया जा सकता। अगर तेल से लगी आग है, जैसे अगर पेट्रोल है, डीजल है, ये अगर इनमें आग लग जाती है या फिर तेल में आग लग जाती है, तो उन पर हम पानी से काबू नहीं पा सकते, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। जब आग पर पानी डाला जाता है तो तेल ऊपर आ जाता है और आग जलती रहती है। तो ये पानी की कुछ कमियां हैं कि अगर हम तेल से लगी हुई आग पर पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो तेल है पानी से हल्का होता है, तो वो क्या है, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। और आग पर पानी डाला जाता है तो तेल तो ऊपर रहेगा, पानी क्या नीचे चला जाएगा, तो आग लगी रहेगी, आग को हम बुझा नहीं सकते। अगला है बिजली से लगी हुई आग पर हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम बिजली पर लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। तो बिजली में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग को पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमने पानी से बुझाने की कोशिश की तो हमें करंट का ज़ोरदार झटका लग सकता है। तो बिजली में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग को पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सामान्य जल विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। अभी मैंने बताया कि विद्युत का प्रभाव हो जाता है। तो सामान्य जल विद्युत का चालक होता है क्योंकि उसमें कुछ लवण घुले रहते हैं। और जो कहते हैं ना कि बरसात का जल होता है या फिर अशुद्ध जल होता है, तो उनमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उनमें क्या है, लवण नहीं मिले रहते हैं। तो सामान्य जल विद्युत का चालक होता है क्योंकि उसमें कुछ लवण घुले रहते हैं। इससे आग बुझाने वालों को बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमें जब भी आग लगे तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए आग पर। अगर पानी डालने का प्रयास किया तो हमें बिजली का झटका लग सकता है। कंबल, अगला उपाय है कि हम कंबल का उपयोग करें। यदि छोटे पैमाने पर आग लगी हो तो आग बुझाने में कंबल काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। जब जलती हुई चीज़ को कंबल से ढका जाता है तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग बुझ जाती है। तो अगर छोटे पैमाने पर या फिर बहुत कम मात्रा में आग लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए कि कंबल का उपयोग करना चाहिए। यदि कंबल का उपयोग करेंगे तो कंबल का उपयोग करने से ऑक्सीजन की सप्लाई है ना, वो रुक जाती है, तो आग बुझ जाती, अर्थात ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, जिससे आग बुझ जाती। अभी हम एक बार दोबारा से सारा रिवाइज कर लेते हैं कि पहला है पानी की कमी, कि पानी की कमियां क्या क्या हैं, कि अगर पानी से आग बुझाते हैं तो क्या क्या कमियां हैं। तो तेल से लगी आग पर पानी से काबू नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। जब आग पर पानी डाला जाता है तो तेल ऊपर आ जाता है और आग जलती रहती है। तो तेलीय चीज़ें हैं, जैसे तेल है, इसके अलावा पेट्रोल है, डीजल है या केरोसिन है, इनसे संबंधित जो भी आग है, उस स्थिति में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन इत्यादि पानी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं, पानी से हल्के हैं, तो ये आसानी से ऊपर रहते हैं और उनमें आग आसानी से जलती रहती है। बिजली से संबंधित जो आग लगती है उसमें हमें पानी से बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि जल विद्युत का चालक होता है। इस जल में कुछ लवण घुले हुए होते हैं, क्योंकि इस जल में कुछ लवण घुले हुए होते हैं, इससे आग बुझाने वालों को बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है। अगला जो उपाय है वह है कंबल। यदि छोटे पैमाने पर आग लगती है तो कंबल का उपयोग करो।
इस स्थिति में कंबल को जब ढका जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग बुझ जाती है। अगला उपाय है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आग बुझाने के लिए एक पर्याप्त उपाय हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होने के कारण आग के ऊपर एक परत बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हवा से भारी होती, जो आग के ऊपर क्या एक परत बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से फैलता है और तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि तेजी से आग के ऊपर फैलता है और तापमान को कम कर देता है। इससे आग बुझाने में मदद मिलती है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कई तरीके से सप्लाई किया जाता है। आगे सिलेंडर में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड रखा जाता है और उसे एक नोजल से होकर बाहर निकाला जाता है। तो सिलेंडरों में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर रखते हैं और उसमें से क्या है एक नोजल के रूप में नोजल लगी रहती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेज़ी से बाहर निकाला जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक में सोडा और एसिड के बीच में प्रतिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। जब सोडा एसिड अग्निशामक में क्या करते हैं कि सोडा और एसिड के बीच में प्रतिक्रिया करवाई जाती है, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है और जिससे क्या है ये आग के ऊपर फैल जाता है और एक परत बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से फैलता है और तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे क्या आग बुझाने में मदद मिलती है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कई तरीके से सप्लाई किया जाता है। पहला तरीका है कि सिलेंडर में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड रखा जाता है और उसे एक नोजल से होकर बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और दूसरा है सोडा एसिड अग्निशामक में सोडा और एसिड के बीच में अभिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। आगे और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जलती हुई चीज़ पर बेकिंग सोडा या फिर कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का सोडा होता है ना, उसका उपयोग हम जलती हुई चीज़ों पर कर सकते हैं। या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाउडर को स्प्रे करने से क्या होता है, आग बुझाई जा सकती है। अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो कोई भी चीज़ जल रही है तो उस पर क्या कर सकते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा है या फिर बेकिंग सोडा भी उसको बोलते हैं, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आग बुझ सकती है। या फिर हम कर सकते हैं कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट है उसका पाउडर का स्प्रे किया जाए, जिससे आग बुझ जाती है। तो ये जो दोनों पदार्थ हैं गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होता है या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर है वो गर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग पूरी तरीके से बुझ जाती है, क्योंकि ये आग बुझाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। तो जलती हुई चीज़ पर बेकिंग सोडा डालो या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाउडर का स्प्रे किया जाए, जिससे आग आसानी से बुझ जाती है। ये दोनों क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। आगे हम जानेंगे कि दहन के कौन कौन से प्रकार हैं, दहन कितने प्रकार का होता है। तो दहन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वतः दहन और दूसरा होता है तीव्र दहन। तो पहला तीव्र दहन और दूसरा स्वतः दहन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तीव्र दहन। तो तीव्र दहन में गैस तेजी से जलने लगती तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है।
जो तीव्र दहन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि गैस तेजी से जलती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, तीव्र दहन है। दूसरा है स्वतः दहन। इस प्रकार के दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलने लगता है। अचानक से क्या आग जलने लग जाती है। तो इस प्रकार के दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलना प्रारंभ कर देता है। तो ये स्वतः दहन है। स्वतः दहन का एक उदाहरण है कि जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं। तो जंगल में क्या है, कभी कभी अचानक से आग लगने लग जाती, तो वो क्या है, स्वतः दहन का एक उदाहरण है। फास्फोरस जैसे पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। और स्वतः दहन का ही एक अन्य उदाहरण है फास्फोरस। जो फास्फोरस है वो कमरे के ताप पर वायु में अपने आप जलने लग जाता है। तो ये दोनों क्या है, स्वतः दहन के उदाहरण हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। दहन के दो प्रकार हैं, तीव्र दहन और स्वतः दहन। तीव्र दहन के अंतर्गत गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। और जो स्वतः दहन होता है, इस स्वतः दहन के प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं। और दूसरा है फास्फोरस जैसे पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। आइए तीव्र दहन और स्वतः दहन के अन्य उदाहरणों के बारे में विस्तृत तरीके से समझते हैं कि तीव्र दहन के क्या क्या उदाहरण हैं, जिसे हम रैपिड कंबसन के नाम से जानते हैं। जो तीव्र दहन होता है उसे हम रैपिड कंबसन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला है कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि तीव्रता से दहन करते हैं। कि एलपीजी हो, जो घरों में सिलेंडर भरे जाते हैं, तो सिलेंडरों से जो गैस बाहर निकलती है तो उसमें तेज़ी से आग जलती, तो वो क्या तीव्र दहन का उदाहरण है। सीएनजी है, पेट्रोल। सीएनजी का उपयोग हम गाड़ियों में करते हैं। तो सीएनजी है, पेट्रोल भी बहुत तेज़ी से दहन करता है। तीव्र दहन का ही एक उदाहरण है। पेट्रोल क्या एक ज्वलनशील पदार्थ है। अर्थात एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि का जलना तीव्र दहन के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी तीव्र दहन के कुछ उदाहरण हैं। ज्वलनशील पदार्थ तीव्र दहन करते हैं। जो पदार्थ ज्वलनशील होते हैं वे क्या करते हैं, तीव्र दहन करते हैं, तेज़ी से जलते हैं। दूसरा है स्वतः दहन। स्पॉन्टेनियस दहन भी कहते हैं इसे, स्पॉन्टेनियस दहन भी कहते हैं इसे, या स्पॉन्टेनियस कंबसन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग पकड़ लेना स्वतः दहन का उदाहरण है, जिसको हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ लिया था। फास्फोरस का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, इस कारण से फास्फोरस कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलन ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। तो फास्फोरस का जो ज्वलन ताप है वो बहुत कम है, बहुत कम तापमान पर वो जलने लग जाता है, अर्थात उसका दहन होने लग जाता है। इस कारण से फास्फोरस कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। दूसरा है कोयले की खानों में कोयले की धूल होती है, वह स्वतः आग पकड़ लेती है। जो कोयला प्लांटों में पड़ा रहता है तो उनकी जो धूल है, कोयले की जो धूल है वो स्वतः आग पकड़ लेती है। और ये ऐसा कब होता है, जब गर्मियों के दिनों में बहुत तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन दिनों में कोयले की खानों में कोयले की जो धूल है उसमें स्वतः आग लगने लग जाती है। तो खानों में कोयले की धूल सूर्य की गर्मी तथा अन्य गर्मी के कारण स्वतः आग पकड़ लेते हैं और जलने लगती है। आगे हम पढ़ेंगे कि विस्फोट क्या है और ज्वाला क्या है, ज्वाला की क्या कैसी संरचना होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो पहला है विस्फोट। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक प्रक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। जब पटाखों को जलाते हैं तो बहुत अचानक से क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, तो पटाखों में विस्फोट होता है। आगे है ज्वाला। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला कहलाते हैं। जब दहन किया जाता है तो उस समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की जो फूंकनी होती है उससे ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूंकते हैं। जब सोने और चांदी को जो सुनार पिघलाते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि जो धातु की जो फूंकनी होती है उससे क्या करते हैं कि ज्वाला का जो सबसे भारी भाग है उस पर फूंक मारते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो तीव्रता से जलना प्रारंभ कर देती है। आइए अब हम जानते हैं कि ज्वाला की संरचना कैसी होती है। ज्वाला का कौन सा क्षेत्र होता है जो अधिक ऊष्मा देता है या फिर अधिक गर्म होता है, और कौन सा क्षेत्र है जो कम गर्म होता है। तो ज्वाला की संरचना, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र पदार्थ जो जलने के क्रम में वाष्पीकृत होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं, तथा पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, तो पदार्थ जो जलने के क्रम में वाष्पीकृत होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और जो पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होते हैं ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ज्वाला की संरचना में दो क्षेत्र हैं। जो पहला है जो वाष्पीकृत होते हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। इन 3 क्षेत्रों में पहला है आंतरिक क्षेत्र, दूसरा है मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। दोबारा से बता देते हैं कि ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में जब ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है तो मोमबत्ती के एक ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला आंतरिक क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र और तीसरा है बाह्य क्षेत्र। पहला आंतरिक क्षेत्र। इस आंतरिक क्षेत्र में ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के बत्ती के पास वाला क्षेत्र होता है। जो मोमबत्ती की जो बत्ती होती है उसके पास वाला क्षेत्र होता है वो आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है और यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। दूसरा है मध्य क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में जो पीले रंग वाले भाग को मध्य क्षेत्र कहते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में जो पीले रंग का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यह भाग आंशिक दहन वाला भाग होता है और मध्यम गर्म होता है। तीसरा होता है बाह्य क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला के बाहरी अदीप्त क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है तथा यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है, और ज्वाला का बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को हम दोबारा से समझते हैं। जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र है ना, वो मोमबत्ती का जो बत्ती के पास वाला क्षेत्र है, तो वो वाला क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र, और इस क्षेत्र का रंग है वो काला होता है। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो उसका रंग काला होता है और सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। दूसरा है मध्य क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में जो पीले रंग वाला भाग है, तो इस क्षेत्र का रंग कैसा होता है, पीले रंग का, तो ये क्षेत्र मध्य क्षेत्र कहलाता है। यह भाग
आंशिक दहन वाला भाग होता है तथा मध्यम गर्म होता है। कि कुछ का दहन हो जाता है, कुछ का दहन नहीं हो पाता है। तो ये वाला कैसा भाग है? आंशिक दहन वाला भाग है। और ये कैसा होता है? मध्यम गर्म होता है। जो आंतरिक क्षेत्र वाला भाग है वो कम गर्म होता है, और ये कैसा होता है? मध्यम गर्म होता है। आंतरिक क्षेत्र वाला भाग काला होता है, ये पीले रंग का होता है। और इसका क्या है? मध्य क्षेत्र का क्या है? आंशिक दहन होता है। तीसरा है बाह्य क्षेत्र। यह वाला क्षेत्र है, इसका रंग नीला होता है और ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। जो बाहर का सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है वो बाह्य क्षेत्र होता है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। जो बाह्य क्षेत्र होता है उसका पूर्ण दहन होता है, मध्य क्षेत्र होता है उसका आंशिक दहन होता है, और जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। और जो बाह्य क्षेत्र होता है उसका रंग होता है नीला, मध्य क्षेत्र होता है उसका रंग होता है पीला, और जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और इन सब में से जो गर्म क्षेत्र है वो बाह्य क्षेत्र होता है। सबसे अधिक गर्म होता है वो बाह्य क्षेत्र होता है, क्योंकि इसका क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। मध्य क्षेत्र है वो मध्यम गर्म होता है, और आंतरिक क्षेत्र है वो सबसे कम गर्म होता है। और ज्वाला की संरचना में जो वे पदार्थ जो जलने के क्रम में वाष्पीकृत होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जब जलते हैं तो वाष्पीकृत होते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करेंगे, और जो पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होते हैं तो ज्वाला उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये क्या, ज्वाला की संरचना के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसको हम आगे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। ईंधन क्या है? ईंधन दक्षता क्या है? ईंधन घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सभी क्या ईंधन के उदाहरण हैं, जिनका उपयोग क्या करते हैं जिनका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं। तो जो ईंधन सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। ईंधन की ईंधन दक्षता किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। दोबारा से बता देते हैं। ईंधन की दक्षता किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। जो 1 किलोग्राम ईंधन को अगर हम जलाते हैं या दहन करते हैं तो उससे जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा ऊर्जा की इस मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं कि 1 किलोग्राम जो ईंधन है उससे कितनी ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से कितनी ऊष्मा ऊर्जा हमको मिल रही है, वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। यही ईंधन की दक्षता है। आगे हम जानेंगे कि आदर्श ईंधन क्या है और आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषताएं। आदर्श ईंधन एक अच्छा या आदर्श ईंधन एक आदर्श ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और सस्ता हो, वायु में सामान्य रूप से तथा सुगमता से जल सकता हो, और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। अर्थात एक आदर्श ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो दोबारा से बता देता हूँ कि एक आदर्श या अच्छा ईंधन वह ईंधन होता है जो आसानी से क्या है हमको उपलब्ध हो जाए, कि सभी जगह हम उसको प्राप्त कर सकें। सस्ता हो, अर्थात ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। वायु में सामान्य रूप से या सुगमता से जल सकता हो, कि वायु में क्या आसानी से जल जाए, और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो, मतलब ज़्यादा प्रदूषक नहीं छोड़ता हो।
अगर ज़्यादा प्रदूषक छोड़ेगा तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो अर्थात एक आदर्श ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है आदर्श ईंधन के निम्नलिखित गुणों में पहला है आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में सामान्य रूप से तथा सुगमता से जल सके, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। क्या करे? अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े, अर्थात कि जो राख है वो कम मात्रा में छोड़े। तो आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषताएं? सस्ता, सुगमता से जले और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और राख भी कम छोड़े। राख मतलब अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े। किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ईंधन का जो ऊष्मीय मान है उसको किस में प्रदर्शित किया जाता है? किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं, केजे बटे में केजी, केजे बटे में केजी। आइए जानते हैं कि ईंधन के कुछ ऊष्मीय मान यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम इस टेबल की सहायता से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला है गोबर के उपले। ईंधन क्या है? गोबर के उपले। और गोबर के उपले में जो गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान है वो 6000 से 8000 किलो जूल या किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। जो गोबर का उपला है उसका ऊष्मीय मान कितना होता है? 6000 से 8000 केजे बटे में केजी। ऐसे ही लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है वो 17000 से 22000 केजे प्रति किलोग्राम होता है। लकड़ी का कितना? 17000 से 22000 केजे प्रति किलोग्राम। कोयले का होता है 25000 से 33000। कोयले का कितना? 25000 से 33000। पेट्रोल का होता है 45000। मिट्टी के तेल का होता है 45000 और डीजल का भी 45000 केजे प्रति किलोग्राम। तो पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल तीनों का जो ऊष्मीय मान है वो 45000 केजे प्रति किलोग्राम होता है। मीथेन है, मीथेन का जो ऊष्मीय मान है वो 50000 होता है। सीएनजी का ऊष्मीय मान है वो भी 50000 होता है। तो मेथेन और सीएनजी का जो ऊष्मीय मान है, मेथेन का सूत्र क्या है? CH4। तो मेथेन और सीएनजी का जो ऊष्मीय मान है वो 50,000 होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान होता है वो 55,000 होता है। जो बायोगैस होती है उसका ऊष्मीय मान होता है 35,000 से 40,000 होता है। और हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है वो 1.5 लाख केजे प्रति किलोग्राम होता है। इस टेबल को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल जो तीनों जो द्रव्य ईंधन है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल तीनों का जो ऊष्मीय मान है वो 45,000 केजे प्रति किलोग्राम है। दोबारा से बता देता हूँ, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल इन तीनों का जो ऊष्मीय मान है वो 45,000 केजे प्रति किलोग्राम है। ऐसे ही मीथेन और सीएनजी इन दोनों का जो ऊष्मीय मान है वो 50,000 है। और एलपीजी का कितना है? 55,000। तो 45, 50 और 55। और जो कोयले का सबसे अलग है वो है 25,000 से 33,000 के बीच में। और लकड़ी का होता है 17 से 22,000, 17,000 से 22,000 केजे प्रति किलोग्राम। और गोबर के उपले का 6,000 से 8,000 केजे प्रति किलोग्राम। ऐसे ही जो जैव गैस है या फिर बायोगैस है, जैव गैस कह सकते हैं या फिर बायोगैस कह सकते हैं, तो उसका जो ऊष्मीय मान है वो 35,000 से 40,000 के बीच में। और हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। इन सब जितने भी ईंधन हैं उन सब में हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है वो सबसे अधिक है। कितना? 1.5 लाख। तो इस टेबल को आसानी से याद किया जा सकता है। अभी हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में क्या होता है? जो नाइट्रोजन है,
सल्फ़र है और कार्बन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन, सल्फ़र और कार्बन के ऑक्साइड, ये क्या हैं? वायु प्रदूषक हैं। ये सभी क्या करते हैं? वायुमंडल की जो जलवाष्प है उसके साथ क्रिया करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ये सभी क्या करते हैं? जैसे ही वर्षा होती है उसके साथ मिल जाते हैं और पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस वर्षा से काफ़ी हानियाँ भी हैं। तो ये इस वर्षा से जो ताजमहल है, ताजमहल पर संकट आया हुआ है, क्योंकि ताजमहल का जो संगमरमर है उसका संक्षारण हो रहा है और भी कई नुकसान हैं। तो इसके बारे में हम किसी एक वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, अम्ल वर्षा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी हम आगे जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर किसी को जानना है तो हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। तो और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है, तो उस वीडियो के अंतर्गत हमने विस्तृत चर्चा की है। तो प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसको देखें। आइए अब हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत संक्षिप्त मात्रा में जान पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग और विश्व उष्णन भी कहते हैं। लकड़ी को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के श्वसन के लिए क्या है? हानिकारक होता है। आप सभी को एलपीजी गैस ईंधन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी को जब जलाते हैं तो उससे क्या है? धुआं उत्पन्न होती है जो मनुष्य के श्वसन के लिए हानिकारक है। बहुत से प्रदूषक निकलते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से, जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन क्या होता है? जो वायु की पर्याप्त मात्रा में जो दहन होता है उसे पूर्ण दहन कहते हैं। अपूर्ण दहन क्या होता है? जो वायु की पर्याप्त मात्रा में जो दहन नहीं होता है, वायु की पर्याप्त मात्रा में जो दहन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण दहन कहते हैं। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये वाली गैस कब निकलती है? जब पेट्रोल डीजल का दहन होता है। तो पेट्रोल डीजल का जो दहन होता है वो अपूर्ण दहन होता है। इसी प्रकार जो सीएनजी और एलपीजी का जो दहन होता है, मेन तो कह सकते हैं कि एलपीजी का जो दहन होता है वो पूर्ण दहन होता है, क्योंकि एलपीजी के का पूर्ण दहन का मतलब है कि एलपीजी से जो ज्वाला निकलती है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो पूर्ण दहन में ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। एक बार पुनः बता देते हैं कि जब पदार्थ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलता है तो उसका पूर्ण दहन होता है और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पदार्थ नहीं जलता है तो उसका अपूर्ण दहन होता है। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में दहन होता है तो वो पूर्ण दहन होता है और पूर्ण दहन में ज्वाला का जो रंग होता है वो नीला होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जब दहन होता है वो अपूर्ण दहन होता है और ज्वाला का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो एलपीजी का पूर्ण दहन होता है, सीएनजी का पूर्ण दहन होता है, पेट्रोल डीजल का अपूर्ण दहन होता है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वही गैस है जो मनुष्य के रक्त के साथ घुल जाती है, रक्त के साथ घुल जाती है, ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करती है। रक्त में ऑक्सीजन की जो वाहक क्षमता है उसको कम करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है।
तो एक बार दोबारा से बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है। लकड़ी को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के श्वसन के लिए क्या है, हानिकारक है। आप सभी को एलपीजी गैस ईंधन का उपयोग करना चाहिए। एलपीजी का अर्थ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी इसको हम कह सकते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। एक बार पुनः जय हिंद, धन्यवाद।